फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, a number of differences between dissolution of partnership and dissolution of a partnership form. First of all, what is the meaning of dissolution of partnership? Dissolution of partnership means termination of the old agreement. You know that partnership exists by agreement. Then the dissolution of partnership means termination of old agreement and a reconstruction of the firm due to admission, retirement or death of a partner. Dissolution of partnership means सिर्फ ओल्ड एग्रीमेंट का टर्मिनेशन है। कोई पार्टनर न्यू एडमिशन लेता है या रिटायर्ड होता है या डेथ कर जाता है तो हमारा ओल्ड एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। एनी चेंजेस इन ओल्ड एग्रीमेंट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट। कोई चेंजिंग आता है, कोई बदलाव होता है एग्रीमेंट में, वहीं पे वो एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है और रिमेनिंग पार्टनर उस बिजनेस को कैरी आउट करते हैं तो हमारा फॉर्म कंटिन्यू रहता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स ओनली टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट है। ओके, नाउ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स क्लोज डाउन इट्स बिजनेस। बिजनेस का क्लोज हो जाना है। ओके, एंड कम्स टू एन एंड। बिजनेस यहां समाप्त हो जाता है, यानी कोई पार्टनर बिजनेस को कैरी आउट नहीं कर सकता है। तो हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी यहां पे फॉर्म क्लोज हो जाएगा, उसके अकाउंट्स जो हैं क्लोज हो जाएंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन यहां पे आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में भी रेगुलर आता है और सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को आप स्पेशली नोट कर लेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब एक क्वेश्चन आता है यहां पर कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कॉजेज क्या क्या हैं, कब हमारा फॉर्म जो है डिसॉल्व करता है, क्या कारण है कि फॉर्म डिसॉल्व करता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सच एज चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर एग्रीमेंट का जो ओल्ड एग्रीमेंट है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजिंग आता है तो ओल्ड एग्रीमेंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, यानी पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व होता है। यहाँ पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है। कोई एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और हैपनिंग एनी एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज और एक्सपायरिंग ऑफ द पार्टनरशिप पीरियड, तो इस तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट फॉर्म। अगर आपसे बात करें कि हाउ मेनी मोड्स अवेलेबल और बाई मोड्स फॉर्म डिसॉल्व, तो उसके भी बहुत से अलग अलग मोड हैं। आपके बुक में 4 और 5 मोड दिया हुआ है जिसके कारण फॉर्म डिसॉल्व करता है। जैसे फर्स्ट है म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर सभी पार्टनर्स
म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं कि फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो फॉर्म को हम बंद कर सकते हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अगर कोई इंपोज हो जाए ऑर्डर आपके ऊपर कि इसको बंद किया जाए तो उसे हम बंद करेंगे। थर्ड, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हो, अनसर्टेन इवेंट हो जो हमारे फॉर्म को कैरी आउट करने लायक न छोड़े, तो यहां भी हमारा फॉर्म डिसॉल्व करता है। अगर कोई नोटिस आती है इस तरह की फॉर्म को डिसॉल्व करने की, तो हम फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं। या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर करती है किसी इलीगल एक्टिविटी पे, तो आपका फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है। तो मोड्स बहुत अप्रोक्सीमेटली 5 मोड्स हो गए, यहाँ पे हमारा फॉर्म डिसॉल्व करता है। ये थ्योरीज हैं, इसके बेसिक हैं डिसोल्यूशन के, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और लगभग जितने भी बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगे उसमें यही मिलेगा। हम अकाउंटिंग प्रोसीड्योर की बात करते हैं, तो जब अकाउंटिंग प्रोसीड्योर की बात करते हैं तो देयर आर 4 अकाउंट ओपन इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। 4 अकाउंट ओपन करते हैं। फर्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड, पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड फोर्थ, कैश और बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट ओपन होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म के सिचुएशन में, केस में। अब एक एक करके हम इन सभी अकाउंट के बारे में जानने चलते हैं। आइए जानने चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। रियलाइजेशन अकाउंट, now we are going to discuss about realization account. Realization account is open for disposing of all assets and makes payment of form, liabilities of form. हम फॉर्म के जितने भी असेट्स हैं जिसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको डिस्पोज करते हैं और उस अमाउंट से क्रेडिटर्स जितने हैं उसका पेमेंट करते हैं। तो असेट्स को डिस्पोज करने के लिए और लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए जिस अकाउंट को हम ओपन करते हैं वो है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस on disposing of assets and make a payment to liabilities। हम assets को डिस्पोज करते हैं और लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, उसके उस एक्टिविटीज पे जो प्रॉफिट और लॉस हुआ उसी के कैलकुलेशन के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम चलते हैं कि किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट को स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट को स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन के बैलेंस शीट में आइए। क्वेश्चन के बैलेंस शीट में आप आते हैं तो देखते हैं, आप एसेट साइड में आइए और एसेट साइड में देखिए कि कितने एसेट्स अवेलेबल हैं जिसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे जितने भी फिक्स एसेट्स हैं वो कैश में कन्वर्टेड किए जा सकते हैं। करेंट एसेट्स है उसे भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, बशर्ते उससे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को अलग कर दिया जाए।
अगर आप देखेंगे कि फिक्सिशियस असेट्स भी कुछ दिया हुआ है। फिक्सिशियस असेट्स मीन्स सच टाइप्स ऑफ असेट्स विच कांट कन्वर्टेड इनटू कैश और विच आर नॉट रियल असेट्स, जो रियल असेट्स नहीं है, वो क्रिएट किया गया है, आर्टिफिशियल असेट्स है। तो आर्टिफिशियल को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, सिर्फ फिक्स असेट्स, करेंट असेट्स, या यूं कहिए कि ओनली दोज असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट विच कैन इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। जितने भी असेट्स हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में बुक वैल्यू पर मेंटेन करते हैं। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट का ये फॉर्मेट हम बनाए हुए हैं, ये पार्टिकुलर हो गया, रुपीज जितने भी असेट्स हैं उसको आप यहां लिखेंगे बुक वैल्यू पर, जैसे टू बिल्डिंग, प्लांट, डेब्टर्स, स्टॉक, etc। याद रहे कैश इन हैंड को नहीं लिखेंगे, कैश एट बैंक को नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कैश है। कभी कभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी हम मेंटेन नहीं करते हैं, तो उस पर बात हम बाद में करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जितने भी बैलेंस शीट के असेट साइड में असेट्स है, उसको बुक वैल्यू पे हम यहाँ बुक वैल्यू भी लिख दे रहे हैं, डेबिट साइड में मेंटेन किया गया। तो आप इसका जर्नल बनाइए। जर्नल से लेजर बनाने तो आ गया है, लेजर से जर्नल कैसे बनेगा इसको देखा जाए। जो यहाँ डेबिट है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं और डेबिट में अकाउंट के हेडिंग को लिखते हैं, यानी फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑल एसेट्स यू कैन मेक और पास अ जर्नल एंट्री। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, टू असेट्स अकाउंट। ये जर्नल एंट्री हो गया, क्योंकि डेबिट है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा और डेबिट में कौन आएगा, अकाउंट का हेडिंग आ जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू असेट्स अकाउंट। अब असेट्स से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से एक्टिविटीज आपके क्वेश्चन में दिए गए हो सकते हैं, उस पे हम बात करते हैं। कभी कभी कुछ असेट्स के अगेंस्ट में कुछ प्रोविजंस होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो जिस असेट्स के अगेंस्ट में दिया गया होगा उस असेट्स के बुक वैल्यू को हम डेबिट साइड में मेंटेन करेंगे और उस असेट्स के ऊपर जो प्रोविजन होगा उसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो हम यहां लिख देंगे बाय फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। आप किधर लिखिए, क्रेडिट साइड में। तो फिर उसके लिए जर्नल बनाएंगे। तो डेबिट साइड में जो था वो क्रेडिट में गया, तो जो क्रेडिट में है वो कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या बैड डेब्ट, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट ईयर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये असेट से रिलेटेड हो गए। अब असेट से रिलेटेड होने के बाद चूंकि हम बैलेंस शीट को लेके अभी चल रहे हैं, तो जितनी एक्टिविटी करनी है हम बैलेंस शीट का पहले कर लेंगे, उसके बाद हम आएंगे एडजस्टमेंट में। तो बैलेंस शीट में आपका असेट्स दिया रहेगा, असेट्स के अगेंस्ट में कोई प्रोविजन और रिजर्व दिया रहेगा।
तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट से असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए, उससे रिलेटेड प्रोविजन को ट्रांसफर कर दिए। अब हम आ जाते हैं सीधे लायबिलिटी साइड में। कहाँ के? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। जब बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आप आते हैं तो लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जितने भी रिजर्व्स और फंड दिए हुए हैं उसको छोड़ के, यानी ओनर्स फंड को छोड़ के आउटसाइड जो भी लायबिलिटी है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। याद रखिएगा, ओनली आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी क्या है? दोज लायबिलिटी विच आर पेएबल, जो पे करना है वो आउटसाइड लायबिलिटी है। तो जितने भी लायबिलिटी आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है, सच एज क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, लोन, उसे हम मेंटेन करेंगे क्रेडिट साइड में। तो फिर जर्नल एंट्री कैसे होगा? ठीक प्रोविजन का आपने जिस तरीके से किया है उसी तरीके से आप लायबिलिटी का भी करेंगे। तो लायबिलिटी के लिए जर्नल एंट्री आप क्या करेंगे? liabilities account DR to realization account। जितने भी लायबिलिटीज हैं आउटसाइड उसको आपने क्या किया? लायबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट में। इतना करने के बाद हम एडजस्टमेंट में आते हैं। तो एडजस्टमेंट में आने पे सबसे पहला काम हम करेंगे कि जितने भी असेट्स हैं उसको कितने में डिस्पोज किया गया है, कैसे डिस्पोज किया गया है, कितने अमाउंट पे सेल आउट किया गया है उसको देखेंगे। जो भी सेल आउट किया गया है हम उस केस में देखते हैं कितने अमाउंट में कौन सा असेट सेल हुआ है। उसके लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय कैश और बैंक अकाउंट। अब जितने अमाउंट में जो असेट सेल हुआ है, सपोज बिल्डिंग आपने मेंटेन किया है और बिल्डिंग से यहां पर बुक वैल्यू बिल्डिंग का दिया है 5 लाख और बिल्डिंग को सेल आउट किया गया है 4 लाख में, तो आप यहां पे 4 लाख करेंगे। प्लांट सपोज कीजिए 1 लाख। डेब्टर जितना रियलाइज अमाउंट है वही लिखेंगे, स्टॉक का जो रियलाइज अमाउंट है वही लिखेंगे और ऐड करके टोटल अमाउंट को हम यहां दिखा देंगे। जर्नल ठीक उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से आपने क्रेडिटर के लिए बनाया था। यानी बैंक अकाउंट क्रेडिट है तो बैंक अकाउंट को जर्नल में हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो डेबिट करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू। अब जितने भी असेट्स आपने डिस्पोज किए हैं, सेल आउट किए हैं, उस असेट्स के नेम को लिखते जाइए, उसके अमाउंट को लिखते जाइए और टोटल अमाउंट करके अमाउंट बैंक में आप दिखा दीजिए। तो असेट्स को डिस्पोज करने का जो जर्नल हुआ, बैंक अकाउंट DR टू बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट अकाउंट, डेब्टर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, यानी जितने भी असेट्स दिए हैं जो रियलाइज्ड हुए हैं उसको आप मेंटेन करेंगे क्रेडिट साइड में। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टनर ही किसी असेट्स को परचेज कर लेता है। तो जब कोई पार्टनर परचेज करेगा उस केस में आप यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सपोज कीजिए एक्स ने परचेज किया तो एक्स कैपिटल अकाउंट। अब एक्स ने कितना में परचेज किया है ये देखना है। अगर एक्स ने 50,000 में परचेज किया तो आप 50,000 अमाउंट लिख देंगे। ओके,
फिर जर्नल एंट्री की बात हुई तो क्रेडिट है तो डेबिट होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं CBSE बोर्ड में। हम जर्नल पे भी बात आज ही करेंगे कि जर्नल की एंट्री कैसे करेंगे। हालांकि मैं एक एक आइटम के साथ उसका जर्नल कैसे बनेगा बताते चल रहा हूं, तो आप यहां से देखेंगे तो आसानी से जर्नल को समझ सकते हैं। तो कोई पार्टनर, इफ एनी पार्टनर टेक एनी असेट्स देन वी पास जर्नल एंट्री, नेम ऑफ असेट्स अकाउंट, नेम ऑफ पार्टनर अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। कभी कभी कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स होता है जिससे अमाउंट रिकवर होता है, तो जब अनरिकॉर्डेड असेट से अमाउंट रिकवर हुआ तो उस असेट्स को भी बाय बैंक में ही हम दिखाते हैं। यहां लिखेंगे अनरिकॉर्डेड असेट्स अमाउंट 5000 जो भी हो, और फिर उसके लिए भी जर्नल वही बनेगा जो अदर असेट्स के लिए बना है। असेट से रिलेटेड एक और केस आ सकता है जब वही असेट्स हम किसी क्रेडिटर के पेमेंट के लिए दे देते हैं। तो जब किसी क्रेडिटर का पेमेंट असेट से होता है तो उस असेट्स का एंट्री हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट पेमेंट कहिए उसको, या आप कहेंगे कि उतना ही से लायबिलिटी भी कम हो गया। तो जब असेट्स डिक्रीज किया तो लायबिलिटी भी डिक्रीज किया, तो उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखेंगे, अगर किसी असेट से लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है तो उस असेट्स की एंट्री हम न क्रेडिट साइड करेंगे, ना ही उतना अमाउंट लायबिलिटी की एंट्री हम डेबिट साइड करेंगे। तो इस तरीके से असेट्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं हमने क्लियर किया। अब आते हैं लायबिलिटी की बात करने। तो लायबिलिटी में आप देखेंगे कि जितने भी लायबिलिटी आपने क्रेडिट साइड में मेंटेन किया है, क्वेश्चन में उसके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप इन लायबिलिटियों का पेमेंट, इन लायबिलिटीज का पेमेंट आप फुल पेमेंट करेंगे, और उसके लिए लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। जितने भी लायबिलिटीज हैं उनकी एंट्री आप यहां करेंगे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, उसकी एंट्री करेंगे। याद रहे यह लोन कोई पार्टनर लोन नहीं है, बैंक लोन है। बैंक लोन, पार्टनर लोन के लिए अलग अकाउंट बनेगा। जो अमाउंट होगा उसको हम नोट करके यहां दिखा देंगे। कभी कभी लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ अनक्लेम्ड हो जाता है, जैसे सपोज कीजिए 10,000 का क्रेडिटर है, उसमें 2,000 अनक्लेम्ड हो गया, तो 10,000 से 2,000 को माइनस करेंगे और क्रेडिटर को हम सिर्फ 8,000 दिखाएंगे। तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन साइलेंट है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्रेडिटर के पेमेंट को लेकर, तो आप फुल पेमेंट करेंगे। अदरवाइज जो इंफॉर्मेशन होगा उसको फॉलो करेंगे। तो जितने भी लायबिलिटीज हैं आउटसाइड, उसका पेमेंट आप कंपलसरी है करना ही होगा। तो जिस तरह के इंफॉर्मेशन हो उस तरीके से, या फुल पेमेंट आप कर दिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लायबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर ही रेडी हो जाता है कि हम करेंगे। इन दैट केस दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी मेंटेन हेयर टू एक्स, आप यहां वाई कर दीजिए, वाई कैपिटल अकाउंट। अब यहां वाई कैपिटल हो जाएगा। वाई जो लायबिलिटी का पेमेंट करेगा उसका अमाउंट हम यहां दिखा देंगे। क्रेडिटर के लिए जर्नल हम बताना भूल गए थे, यह वही जर्नल होगा जिस तरीके से आपने इसको बनाया। यह डेबिट है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप बैंक के नीचे लायबिलिटीज को मेंशन कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा
कि ये जो टोटल बैंक आया वो कैसे आया। ठीक उसी तरीके से अगर कोई पार्टनर लायबिलिटीज का पेमेंट करता है तो वाई यहाँ डेबिट है, जर्नल में क्रेडिट हो जाएगा, यानी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। असेट से अगर लायबिलिटी का पेमेंट होता है तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे, एक बार फिर रिपीट कर दिए। कभी कभी कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाते हैं, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को भी हम यहीं मेंटेन कर देंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को, और उसका पेमेंट कर देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटीज ही है। इतना करने के बाद हमें मिलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, क्योंकि रियलाइजेशन एक्टिविटीज में कुछ एक्सपेंसेज होते हैं। अब उस एक्सपेंसेज की बात करने हम चलते हैं। आइए एक्सपेंसेज पे हम स्पेशल फोकस करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर, क्योंकि इससे रिलेटेड जर्नल CBSE बोर्ड में भी आते हैं, बिहार बोर्ड में भी आते हैं, और कुछ बच्चे इस पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन इन योर क्वेश्चन देन यू शुड मेंटेन एज वेल एज लायबिलिटीज, मीन्स इसका भी पेमेंट आपको लायबिलिटी की तरह ही कर देना है। जिस तरह लायबिलिटी को टू बैंक करके करते थे उसी तरह से टू बैंक करेंगे। ब्रैकेट में आप एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं और यहां अमाउंट को मेंटेन कर देंगे। आप चाहें तो रियलाइजेशन को लायबिलिटीज के साथ ही लास्ट में सभी लायबिलिटीज को मेंटेन करने के बाद नीचे एक्सपेंसेस करके भी दिखा सकते हैं। तो पहली बात ये कि यदि क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया है तो उसका पेमेंट आप कैसे करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कोई पार्टनर करता है। यदि कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है, उस केस में हम लिखते हैं टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट जेड कैपिटल। सपोज कीजिए कि जेड ने पेमेंट किया तो जेड कैपिटल अकाउंट। तो जब फर्म पेमेंट करेगी बैंक अकाउंट, जब कोई पार्टनर पेमेंट करेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कभी कभी फर्म पार्टनर के बिहाफ में पेमेंट कर देती है, तो जब फर्म पार्टनर के बिहाफ में पेमेंट करेगी तो वो पार्टनर के बुक में चला जाएगा, यानी उसकी एंट्री हम यहां नहीं करेंगे। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 दिया है, तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट को दिखा देंगे। फिर यदि कहा जाए कि जेड रेडी फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो आप लिखेंगे टू जेड कैपिटल अकाउंट। कभी कभी होता है कि फर्म किसी स्पेशल पार्टनर को अपॉइंट कर देती है रियलाइजेशन एक्टिविटी को ऑपरेट करने के लिए, और उस पार्टनर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है कि हम आपको एक पार्टिकुलर अमाउंट देंगे। सपोज कीजिए कि फर्म ने ए के साथ एग्रीमेंट किया कि आपके रियलाइजेशन एक्टिविटी के लिए आपको 2000 रुपीज दिया जाएगा। एग्रीमेंट हुआ 2000 पर, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है वो 900 हुआ, या मोर देन 2000 3000 हुआ। आप याद रखेंगे जो एग्रीमेंट हुआ है फर्म के साथ वही अमाउंट यहां मेंटेन होगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या हुआ ये ए का मैटर है, हमारा मैटर नहीं है, फर्म का मैटर नहीं है। अगर एक्सेस हुआ तो फर्म ए का लॉस हुआ, अगर कम हुआ तो ए का बेनिफिट है, और इससे अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है। फर्म के बुक में हम 2000 ही मेंटेन करते हैं, तो 2000 हम जेड कैपिटल अकाउंट करके दिखाएंगे। इतना करने के बाद
कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जानना जरूरी है। जैसे प्रोविडेंट फंड, ये सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रुकिए, स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हमने आपको दिखा दिया है स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एडमिशन के टाइम में, उसके लिए स्पेशल वीडियो है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए भी स्पेशल वीडियो है, आप वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी एडजस्ट करते हैं। इतना मेंटेन करने के बाद आप इस पोजीशन में रहते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट पे बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, यानी रियलाइजेशन एक्टिविटीज से फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप जितने भी क्रेडिट साइड के अमाउंट हैं उसको ऐड कर लेंगे, फिर डेबिट साइड में जितने भी अमाउंट हैं उसको अलग वर्किंग नोट में डाल लेंगे। सपोज कीजिए कि क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल 80,000 आ रहा है। तो इसमें एक्सेस कौन है? 1 लाख। तो 1 लाख ही दोनों तरफ हम मेंटेन करेंगे। मेंटेन कर दिया। अब एक्सेस क्रेडिट है, तो जब एक्सेस क्रेडिट हो तो डिफरेंस जो होगा वो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और इसे एक्स वाई जेड जितने भी पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर आप कहेंगे कि यदि डीआर साइड एक्सेस हो तो क्या होगा। सपोज कीजिए कि डीआर साइड 1,80,000 है, तो डिफरेंस क्या आया? डीआर जब एक्सेस होगा तो डिफरेंस जो होगा वो लॉस होगा 80,000। तो लॉस के लिए हम क्रेडिट साइड में आएंगे और लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन, और एक्स वाई जेड में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख सकते हैं और आपसे रियलाइजेशन अकाउंट बन सकता है। हम इसमें देखेंगे, आप बनाइए, जो प्रॉब्लम आएगी उस पर बात करेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट जो है डिफरेंट बुक में कुछ अलग अलग स्पेशल केसेस देके थोड़ा सा डिफर किया गया है। हमने कोशिश किया है कि अप्रोक्सीमेटली 3 और 4 बुक को कंबाइन करके आपको बताएं। तो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए और डिसोल्यूशन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए रेडी होइए। रियलाइजेशन की बात हमने आज किया है, कल हम पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट की बात करेंगे और फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।